हेलो, कैसे हो आप सब? जैसे आप सबको पता ही होगा, आज JKSSB FPF इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ और एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहा, एग्ज़ाम कितना टफ था, उस बारे में हम बात करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, वाइल्ड लाइफ गार्ड का जब एग्ज़ाम हुआ था कि आप पैटर्न चेंज होने वाला है, उसी हिसाब से पेपर आएगा। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि JKSB वाइल्ड लाइफ के इस बार पेपर में क्या पैटर्न आ सकता है। हमने साथ मिलकर MCQ अटेम्प्ट किए थे, MCQ सेशंस किए, प्रैक्टिस सेशंस किए, लेकिन आपने वीडियो नहीं देखे, आप लेट आए मेरी चैनल पर फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के लिए। जो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस उनमें से आए हैं जो मैंने बहुत पहले इंग्लिश पर करवाए थे, जनरल अवेयरनेस पर करवाए थे, प्रैक्टिस सेशंस किए थे हम उन क्वेश्चंस पे, और मॉक टेस्ट्स किए थे। मॉक टेस्ट्स में भी थे वो क्वेश्चंस मैंने, लेकिन परसों भी मैंने एक वीडियो बनाया फॉरेस्ट इंस्पेक्टर पर, वो भी किसी ने देखा ही नहीं, तो वो मेरी गलती नहीं है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप फिर से जाके देख सकते हो, आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस वहाँ पर मिलेंगे जो आज आए हुए हैं, जो बहुत सारे सिनोनिम वहाँ से आए हैं, बहुत ज़्यादा आइडियम वहाँ से आए हैं। तो अब हम इसका एनालिसिस करेंगे, हम क्वेश्चंस को देखेंगे, कुछ ही मतलब दो पार्ट्स में करेंगे, और अ, देखेंगे कि ये क्वेश्चंस कहाँ से आए और ऐसी पैटर्न क्यों बनाई गई है। क्या अब जो अपकमिंग एग्जाम्स है उनमें भी ऐसी पैटर्न होगी। पहला क्वेश्चन जो है, इस सवाल में हमें डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP के को उनके कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल से मिलाना था, है ना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वैली विलेज पंचायत, ये आर्टिकल 40 से मुतल्लिक है, जो गांव पंचायतों के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है, इसलिए आई का बी आएगा यहाँ पे। तो आर्टिकल 40 और यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स, इसका क्या आएगा, आर्टिकल 44, क्योंकि ये आर्टिकल 44 है जो जो शहरी होते हैं उनके लिए यकसा सिविल कोड की बात करता है, ठीक है। और सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ये आर्टिकल 50 है, जो जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करने की हिदायत देता है। और प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, तो ये आर्टिकल 51 है। ऐसे ही पैटर्न पर मैंने मॉक टेस्ट्स बनाए, ऐसे ही पैटर्न पर मैंने MCQs बनाए, प्रैक्टिस सेशन, लेकिन आपने नहीं देखे, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, ज़्यादा नहीं, 10-15 क्वेश्चन तो आए हैं। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, ये आर्टिकल 51 है, जो इंटरनेशनल पीस और अमन को प्रमोट करने की बात करता है, इसलिए इसका 4 है। प्रमोशन ऑफ आर्टिकल 51 है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन देखते, द राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन वाज मेड अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स। देखिए, ये क्वेश्चन भी मैंने परसों ही डाला था, उसमें प्रैक्टिस सेशंस हैं उनमें, प्रैक्टिस MCQ सेशन से जो हमने प्रैक्टिस की थी MCQ, उसी में मैंने 3 वीडियो बनाए मैंने फॉरेस्ट इंस्पेक्टर पर, FPF इंस्पेक्टर पर। तो 86 अमेंडमेंट है ये, क्योंकि आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाता है। ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू भी जोड़ा गया। इस अमेंडमेंट ने 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का हक दिया। और दूसरे ऑप्शंस क्यों गलत हैं, अगर ये भी हम देखा जाए तो 42 जो है वो 1976, इसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी गई, और 44 में इसने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स से हटा दिया। और 97 अमेंडमेंट जो है, इसने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, ये 2011 में। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पर हमने प्रैक्टिस की थी, और आरटी अमेंडमेंट पर खास तवज्जो दी थी, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। ऐसे ही क्वेश्चन बनाए थे स्टेटमेंट्स के लिए, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं, इनकरेक्ट बताने हैं और करेक्ट भी बताना है। These duties were part of the original constitution adopted in 1950. ये वाला इनकरेक्ट है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ 42nd अमेंडमेंट से 1976 में जोड़े गए, तो पहला वाला गलत है। और दीज ड्यूटीज़ कैन ऑलवेज बी एनफोर्स्ड थ्रू रिट जुरिस्डिक्शन इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि
ये एनफोर्सेबल नहीं है, इन्हें कोर्ट में एनफोर्स नहीं करवा सकते, तो ये भी रॉन्ग है। और क्वेश्चन जो स्टेटमेंट 3 है, प्रोमोटिंग साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी इज वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज, ये करेक्ट है, ये आर्टिकल 51A में है। तो 1 and 2 और रॉन्ग। C, which of the following statements are correct about डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट। इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी पीपल देमसेल्व्स वोट ऑन एवरी लेजिस्लेशन, ये तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की डिफिनीशन है, ये इनकरेक्ट है यहाँ पर। और स्टेटमेंट 2, रिकॉल इनिशिएटिव एंड प्लेबिसाइड और द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये सब डायरेक्ट पॉलिसी के टूल्स हैं, तो ये भी करेक्ट है। और स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है, तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन। और स्टेटमेंट 4 जो है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि स्टेटमेंट 4 में डायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अलग है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज आल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं, ये अलग हैं दोनों, तो इसलिए इनकरेक्ट है स्टेटमेंट 4। तो गलत कौन कौन से हैं यहाँ पे, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, यहाँ पे करेक्टली मैच्ड देखना है कौन कौन सा पेयर है। मुझे लगता है उन्होंने जहमत नहीं की है खुद पेपर बनाने, ये पेपर भी किसी से बनवाया गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत देखे हैं मैंने। कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950, ये इनकरेक्ट है। तो ये प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट 1952 के अंडर आता है। करेक्टली मैच्ड देखना है कौन सा वाला है। करेक्टली मैच्ड डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल 1951, ये करेक्ट है। आरपी एक्ट 1951 में डिस्क्वालिफिकेशंस दिए गए हैं। तो तीसरा है लोअरिंग द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988 करेक्ट है। इस अमेंडमेंट ने आर्टिकल 326 अमेंड किया है ना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। हम जल्दी कोशिश करेंगे, हम ज़्यादा इसका डीप नहीं जाएंगे। Who has the final authority to issue symbols to the political parties and solve disputes between the factions of a party claiming the same symbol, ये किसके अंडर है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर है, क्योंकि उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज को सिम्बल्स एलोकेट करे और डिस्प्यूट सॉल्व करे। ये पावर ईसीआई को आर्टिकल 324 के अंडर मिली है। इलेक्शन सिम्बल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 इसका हिस्सा है। ठीक है, क्या हमने ये प्रैक्टिस किया था? हाँ, हमने ईसीआई के पावर्स पर बात की थी। मैंने कहा था कि ईसीआई के फंक्शंस याद रखो, सिंबल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। अब हम आगे चलते, यहाँ से हमने इतने क्वेश्चन देख लिए। अब हम, अगर आपको फुल डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए तो वो भी मैं कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर आपका टाइम बचाने के लिए, देखो, मैच द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये क्वेश्चन भी आपने भी बहुत बार देखा होगा, मैंने भी बहुत बार ये अपने जो प्रैक्टिस सेशंस हैं उनमें डाला, ठीक है ना, उनमें डाला ये क्वेश्चन मैंने। हीरपुरा सेंचुरी जो है शुपियन में, सबको पता है, लेकिन हमने मैच करके नहीं डाला, हमने डायरेक्ट डाला। हीरपुरा कहाँ है, राजपारीन कहाँ है, त्रिकुटा कहाँ है, ये डायरेक्ट डाला हमने। तो जिसको उस तरह पढ़ा होगा वो इनको मैच भी कर सकता है। तो त्रिकुटा कहाँ पर है, रियासी में, और ये जो हीरपुरा शुपियन में, और राजपुरा डक्सुम जो है अनंतनाग में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है सी है। ऐसे ही देखो रिवर्स, ये भी कितना इजी क्वेश्चन था। उड़ी जो है, इसके साथ उड़ी के साथ उड़ी सेकंड डैम जहलम रिवर पर है, तो सलाल डैम जो है ये चिनाब रिवर पर है, ये भी करेक्ट है। और पकुलदुल डैम मरसुदार, ये भी ये किस रिवर पर है, पकुलदुल मरसुदार रिवर पर है, जो चिनाब की ट्रिब्यूटरी है। तो दुलहस्ती डैम रावी, ये इनकरेक्ट है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इन सिटू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये भी हमने जो पिछला क्वेश्चन मैंने दिखाया ना रिवर्स, ये हमने प्रैक्टिस किए थे, ये क्वेश्चन हमने बहुत बार प्रैक्टिस किए, जो बहुत पुराने प्रैक्टिस सेशन हैं उनमें भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ इन सिटू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इन सिटू रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है वही रेन वाटर को उसी जगह स्टोर करना जहाँ वो गिरे बिना उसे कहीं और शिफ्ट किए, है ना। अब ऑप्शन ए जो है फार्म पॉन्ड्स, ये XC2 है, पॉन्ड में मेल्ट किया गया। और रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये भी XC2 है। और अंडर वाटर स्टोरेज है टैंक्स, ये भी XC2 है। स्टोरिंग वाटर इन सॉइल थ्रू मल्चिंग कंटोर बंडिंग, ये करेक्ट है, ये इन सिटू है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये टनल्स के मुतालिक, ये भी टनल्स पर मैंने अलग वीडियो बनाया था, सब टनल्स पर, तो जिसने वो वीडियो देखा होगा उसको एक क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता, है ना। टनल्स पर मैंने 6 मिनट का पूरा वीडियो बनाया था जिसमें सारे टनल्स हमने कवर किए थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल इज ए 9 किलोमीटर लॉन्ग ट्विन ट्यूब ऑल वेदर रोड टनल कनेक्टिंग उधमपुर एंड रामबन। ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे ये इनकरेक्ट है, क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन ये है ये टनल 9 किलोमीटर नहीं है, ये 2.5 किलोमीटर अप्रॉक्स है। ये चिनानी नासिर टनल भी कहलाता है, उधमपुर रामबन को कनेक्ट करता है, लेकिन लेंथ गलत है, लेंथ इसकी गलत है, तो ये इनकरेक्ट है। अब जो सेकंड स्टेटमेंट है टनल T50 है 12.77 किलोमीटर टनल अंडर USBRL प्रोजेक्ट, ये करेक्ट है। ये करेक्ट क्यों है, देखो टनल T50 जो है ये USBRL प्रोजेक्ट का हिस्सा है, ये इंडिया के लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल्स में से एक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स, इन पर भी हमने वीडियो बनाया था। अब जिसने देखा होगा, जो लेट जुड़े होंगे, तो यूनेस्को हेरिटेज साइट्स, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया में 3 रेलवे शामिल है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे 1999 में शामिल हुई, और नीलगिरी माउंटेन रेलवे 205 में शामिल हुई, और कालका शिमला रेलवे 2008 में। तीनों को कलेक्टिवली माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया के नाम से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्ज किया गया है ना, तो ये दर्जा दिया गया है इनको। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। ये देखो क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पर कंप्यूटर का। ये क्या पूछ रहे हैं हमसे, 2s कम्प्लीमेंट में ओवरफ्लो तब होता है जब एडिशन का रिजल्ट गिवन बिट्स में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, करेक्ट ऑप्शन इसका सी है। सी क्यों है, क्योंकि देखो, लेकिन ऑप्शन बी में भी ओवरफ्लो है, दोनों बी और सी ओवरफ्लो दे रहे हैं। इस सवाल में शायद एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना था, तो सी ज़्यादा ऑब्वियस एग्जाम्पल है। आपने क्या दिया था, मैं तो सी मुझे लग रहा है। ये इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनमें से ट्रू कौन सा है, कौन सा गलत है और कौन सा ट्रू है। देखो, ई गवर्नेंस एलिमिनेट्स नीड फॉर फिजिकल गवर्नमेंट ऑफिस, ये इनकरेक्ट है। ई गवर्नेंस रिड्यूसेस फिजिकल इंटरेक्शन बट एलिमिनेट्स नहीं करता है, ये गलत है। दूसरा है ई कॉमर्स में डिजिटल गुड्स और सर्विसेज भी हैं, तो ये भी इनकरेक्ट है। और सी जो है टेलीमेडिसिन अलाउज डॉक्टर्स टू प्रोवाइड कंसल्टेशन यूजिंग कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, ये सही डेफिनेशन है, ये करेक्ट है। और जो ऑप्शन डी है ऑनलाइन एजुकेशन रिक्वायर स्टूडेंट्स टू बी फिजिकली प्रेजेंट इन अ डिजिटल क्लासरूम, फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट है। इसका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। देखें, ये भी मैंने कंप्यूटर पे अलग से, ज़्यादा मैंने कंप्यूटर पर ही जोर दिया था शुरुआत में। कंप्यूटर पर मैंने एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा करवाए थे, लेकिन आपकी एक प्रॉब्लम है, आप न्यू वीडियोस ज़्यादा देखते हो, पुराने नहीं देखते हो। न्यू वीडियोस में आपने वो भी नहीं देखे आपने, तो अब आपने, मैं उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा हुआ होगा, जिसने भी पेपर दिया होगा उनका पेपर अच्छा। अब इसका ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन क्या है, देखो, फर्मवेयर जो है वो स्टोर्ड परमानेंटली इन रोम टू इंटिलाइज
हार्डवेयर, ये हार्डवेयर के साथ एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है, फर्मवेयर, तो इसका सी है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये जैसे एंटीवायरस, डिस्क क्लीन अप टूल्स है ना, तो इसका भी डी है। और डिवाइस ड्राइवर जो है इसका क्या होना चाहिए, डिवाइस ड्राइवर ओएस और हार्डवेयर के बीच ट्रांसलेट करता है, तो इसका बी है। और लास्ट वाले का ए है, कंपाइलर ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। हाँ, कंपाइलर पूरी कोड को एक साथ ट्रांसलेट करता है। तो करेक्ट आंसर इसका है, क्या होना चाहिए, ए इसका करेक्ट आंसर है। देखो ये आसान क्वेश्चन आए हैं कंप्यूटर से। यहाँ पे आप पूछ रहे होंगे क्यों, जब मैंने कंप्यूटर पे शुरुआत में मॉक टेस्ट देना शुरू किए, अटेम्प्ट खुद भी करता था मैं और आपसे भी करवाता था, लगभग आज से 1 महीना पहले, तो कुछ लोगों ने कमेंट करना शुरू किया, आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हो, ऐसे पेपर तो, ऐसे क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकते, कभी नहीं आ सकते ऐसे क्वेश्चन, तो आप क्यों लोगों को मिसगाइड करते हो, आप खुद भी ऐसे वीडियो बनाते हो, खुद को आपको पहले से ही पता होता है। मैंने कहा नहीं, मैं ऑटोमेटिकली जनरेट करवा रहा हूँ, कहीं एआई से करवा रहा हूँ, कहीं से कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी नॉलेज से काम ले रहा हूँ। तो वहाँ पर बहुत सारे ने कमेंट किया, ऐसे क्वेश्चंस कभी नहीं आ सकते, कभी भी जेकेएसबी इतने लॉन्ग आंसर्स नहीं डाल सकता, इतने लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं डाल सकता, जेकेएसबी ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन का क्वेश्चन डालता है। मैंने कहा नहीं, क्वेश्चन अगर जेकेएसबी ना भी डाले ऐसा, लेकिन आपकी नॉलेज में तो इजाफा होगा ना, मतलब अगर आप किसी क्वेश्चन को पढ़ोगे, कुछ नई चीज़ सीखोगे, तो फिर आपके सामने वो किसी भी तरह से आए, चाहे वो मैच द फॉलोइंग में आए या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो, स्टेटमेंट हो, किसी भी पैटर्न में आए, लेकिन आप उसको हल तो कर लोगे ना जब आपके पास नॉलेज होगी। जब आपके पास नॉलेज ही नहीं होगी तो फिर आपने क्वेश्चन देख के डिसाइड नहीं करना कि क्वेश्चन का आंसर लॉन्ग है तो ये नहीं आ सकता, ऐसे नहीं होता है। जो मैं कर रहा था जेकेएसएसबी ने वैसा ही पैटर्न बनाया है। A student is using a computer with 8 GB RAM. He opens a web browser with 25 tabs. आपको यकीन नहीं होगा, जाओ पुराने वीडियो देखो मेरे कंप्यूटर के, उस पे ऐसे ही एमसीक्यूज मिलेंगे आपको। जब रैम 8 GB फुल हो जाती है और ज़्यादा एप्लीकेशंस ओपन हैं तो ओएस वर्चुअल मेमोरी यूज़ करता है। हार्ड डिस्क का कुछ हिस्सा रैम इस की तरह ट्रीट किया जाता है। इस प्रोसेस को स्वैपिंग या पेजिंग कहते हैं। हार्ड डिस्क एक्टिविटी लाइट या ब्लिंक करना इसका इंडिकेशन है कि डाटा रैम और डिस्क के बीच स्वैप हो रहा है। सिस्टम जो है वो स्लो हो जाता है क्योंकि हार्ड डिस्क रैम से बहुत स्लो होती है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूजिंग वर्चुअल मेमोरी एंड स्वैपिंग डाटा बिटवीन रैम एंड डिस्क। अब क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, 25 पूछ रहा है हमसे ई गवर्नेंस में आईटी का रियल कंट्रीब्यूशन क्या है ना, यही पूछ रहा है ना। तो देखो, इस सिस्टम में आईटी का कंट्रीब्यूशन सिर्फ पेपर रिप्लेस करना नहीं है, बल्कि कम्युनिकेशन का मतलब है यहाँ पे एसएमएस, ईमेल अपडेट्स, डाटा प्रोसेसिंग, ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन, और ये सब आईटी का इंटीग्रेशन है। इट इंटीग्रेट्स कम्युनिकेशन, डाटा प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड ऑटोमेशन। स्टोरेज, सेंट्रलाइज्ड डाटा, ऑटोमेशन, डिजिटल अप्रूवल्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलो अब हमने ये देख लिया, अब ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम। A student uploads a PDF file to an online PDF to JPG converter website. After conversion, he downloads to JPG files, but later notices the image is blurred. File size is much larger than expected. Text cannot be copied anymore. Which of the following is the most accurate reason? क्या क्यों हुआ उसके साथ ऐसा, हाँ रीज़न बताना है। देखो, PDF में टेक्स्ट वेक्टर फॉर्मेट में होता है जो स्केलिंग पर भी शार्प रहता है। JPG रास्टर फॉर्मेट है, पिक्सेल्स पर बेस्ड, और जब वेक्टर को रास्टर में कन्वर्ट करते हैं इमेज ब्लरी हो जाती है और फाइल साइज बढ़ जाता है, टेक्स्ट कॉपी नहीं हो सकता, है ना। तो द PDF वाज कन्वर्टेड इनटू रास्टर इमेजेस। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलो अब छोड़ते हैं इनको, यहीं पे आगे चलते हैं। देखो इंग्लिश के क्वेश्चन, टू व्हाट डज द आइडियम ब्रेक द आइस मीन।
कितनी बार मैंने मतलब 2-2 बार मैंने ये रिपीट किया ये क्वेश्चन। मैंने मुझे लगता था खुद कि ये ईज़ी आइडियम्स है, ये तो कभी आ ही नहीं सकते, कोई पूछ ही नहीं सकता, खुद मुझे लगता। लेकिन मैं फिर भी अपने जो प्रैक्टिस सेशन है उनमें डालता था, जो मैंने शुरू में इंग्लिश पे फुल मॉक टेस्ट्स अटेम्प्ट करना शुरू किया और मैं कहता था आपसे आप भी अटेम्प्ट करो, वीडियो को पॉज़ करके अटेम्प्ट करो। लेकिन शुरू में मेरे साथ जो ज़्यादा एस्पिरेंट्स जुड़े वो जेकेएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड के जुड़े, लेकिन तब तक उनका सिलेबस कुछ और था, है ना? तो आइडियम ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? ब्रेक द आइस का मतलब है किसी टॉक, कन्वर्सेशन या सोशल इंटरेक्शन को स्टार्ट करना, स्पेशली जब लोग एक दूसरे को नहीं जानते हो। ये आइडियम इस आइडिया से आया है कि आइस, साइलेंस, ऑकवर्डनेस को तोड़कर कन्वर्सेशन की शुरुआत की जाए। ब्रेक द आइस का मतलब है टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन। जब मैंने पहली बार ये मतलब अपनी लाइफ में ये आइडियम देखा था ना, ब्रेक द आइस, मुझे उस वक्त भी पता था कि इसका आंसर टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन ही है। जब मैंने पहली बार देखा, जब मुझे इसकी कोई नॉलेज ही नहीं थी। व्हाट डज द आइडियम हिट द नेल ऑन द हेड, ये भी हमने किया है। जब मैंने एक वीडियो डाला था, बहुत सारे वीडियो डाले हैं इसमें। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब है एग्जैक्टली करेक्ट होना, सही बात कहना या सही एनालिसिस करना। ये आइडियम कारपेंट्री से आया है। अगर आप नेल को एग्जैक्टली सेंटर में मारो तो वो सही लगता है ना? टू बी एग्जैक्टली राइट और एक्यूरेट, टू हिट द नेल ऑन द हेड, टू बी एग्जैक्टली राइट और एक्यूरेट। अब सिलेक्ट था, मुझे तो अब लग रहा है मुझे जो मैं कर रहा था, जिस हिसाब से मैं खुद प्रिपेयर हो रहा था, मैंने वो थोड़ा बहुत चेंज किया अपना तरीका। मैंने गलत किया चेंज करके, क्योंकि पेपर तो उसी तरह से आ रहा है जो मैं जिस हिसाब से मैं चल रहा था। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड कंपीलिंग। कंपीलिंग का ये बताना है सिनोनिम। कंपेलिंग का मतलब है जो इतना ज़्यादा कन्विंसिंग हो कि आपको फोर्स करे एग्री करने के लिए। इस कॉन्टेक्स्ट में स्पीकर का आर्गुमेंट कंपेलिंग था, यानी ऑडियंस को प्रिस्यूड करने के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तो कंपेलिंग का क्या मतलब आए होगा यहाँ पे? कन्विंसिंग सही सिनोनिम है कन्विंसिंग। देखो बोरिंग जो है, बोरिंग इसका अपोजिट है। क्रिटिसाइजिंग डिफरेंट मीनिंग है, हारिंग जो है वो भी डिफरेंट मीनिंग है। ठीक है, तो कन्विंसिंग इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है एम्बिगियस। ये मैंने कल ही किया, कल ही मैंने यूट्यूब पे डाला, परसों परसों डाला मैंने शायद। एम्बिगियस, हिज एक्सप्लेनेशन वाज एम्बिगियस, लिविंग द ऑडियंस कंफ्यूज्ड। एम्बिगियस का क्या मीनिंग है बताओ? एम्बिगियस का मतलब है जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग्स हो सकते हैं, अनक्लियर या जिसे इजीली समझा ना जा सके। जब कोई एक्सप्लेनेशन एम्बिगियस हो तो ऑडियंस कंफ्यूज्ड रह जाती है। डायरेक्ट इसका अपोजिट है, क्लियर इसका अपोजिट है, अनसर्टन सही सिनोनिम है, और प्रिसाइज भी इसका अपोजिट है। अगला क्वेश्चन है, ये पार्ट्स यहाँ पे रीअरेंज करने हैं। कहीं ये मेरे एमसीक्यू चुरा के पेपर तो नहीं डाला है इन्होंने? ऐसा नहीं हो सकता। पूरा सेंटेंस। Effective leadership often determines the success of collective efforts by aligning individual goals with a shared vision and purpose। पहले क्या होगा इसका? इफेक्टिव लीडरशिप, फिर ऑफन डिटरमाइन द सक्सेस ऑफ कलेक्टिव एफर्ट्स, फिर बाय अलाइनिंग। ये सीधा ही है, क्यू पी आर एस। क्यू पी आर एस ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। मैंने किया था ये एमसीक्यू, और ये भी क्वेश्चन नंबर 36 भी। कुछ होता है ना, मतलब जेकेएस भी खुद ये बना के, मतलब एग्जामिनर जो होगा वो खुद बनाएगा फिर डालेगा, लेकिन ये तो लग रहा है कि इन्होंने उठाए हुए हैं ये कुछ। और ये मैंने अपने यो प्रैक्टिस सेशन में किए हैं। ये मॉक टेस्ट में जो अटेम्प्ट करता था उन पर भी थे ये, मतलब जो मैंने कराए इस पर यूट्यूब पर। complex environmental problems that require coordinated global efforts cannot be addressed through isolated actions but demand long term strategic planning। देखो ये मतलब जो इसका टॉपिक इसमें है एनवायरनमेंट, ये उसी से आया है।
आप जो अगर आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, जो उसके टॉपिक्स होंगे उसी से आपका इंग्लिश में भी सेंटेंस अरेंजमेंट आएगा। ये बात आपने याद रखनी है। देखो इसमें एनवायरनमेंट था तो एनवायरनमेंट से सेंटेंस अरेंजमेंट ये आया है, क्या बोलते हैं इसे, सेंटेंस अरेंजमेंट। तो QRPS इज़ करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू। कंसर्ट एक काउंटेबल नाउन है ना, और सिंगुलर है और कंसोनेंट साउंड से शुरू होता है, सी के साउंड, इसलिए ए यूज होगा। आई एम गोइंग टू ए कंसर्ट टुमारो। एंड इक्वेटर क्या है? इक्वेटर एक यूनिक ज्योग्राफिकल फीचर है, अर्थ का एक स्पेसिफिक लाइन। यूनिक थिंग्स के साथ द यूज होता है, इसलिए एट द इक्वेटर सनराइज ऑकर्स एट द सेम टाइम ईच डे। तो द यहाँ पे लगेगा। अब क्वेश्चन 3 है, द डॉक्टर गेव मी प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन जो है ना, प्रिस्क्रिप्शन के साथ हमेशा फार लगता है। सही प्रिपोजिशन, ये प्रिपोजिशन जो है वो फार है। डॉक्टर ने कफ के लिए प्रिस्क्रिप्शन दी, प्रिस्क्रिप्शन फॉर इलनेस, कंडीशन, स्टैंडर्ड यूसेज है ना। फॉर आपने बहुत बार देखा होगा। माई वॉच इज ऑन द टेबल, इन द टेबल, फॉर द टेबल, नन ऑफ द एबव। माई वॉच इज ऑन द टेबल, क्योंकि सही प्रिपोजिशन यही है जब किसी सरफेस पर हो, ऑन यूज होता है। तो ये था, थोड़ा सा हमने एनालाइज किया इस पेपर को, एनालिसिस किया इसका। अब ये रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन हैं, ये भी हम कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो पार्ट 2 में इस पर बना देता हूँ। और ये दूसरे क्वेश्चन जो आए हैं, इनका जो सिविक्स था उस पर मैंने ज़्यादा नहीं किया था, हिस्ट्री पर किया था। हिस्ट्री पे मैंने मैराथन वीडियो डाला था, देखा होगा। तो चलो देखते हैं हिस्ट्री से क्या आया है। हिस्ट्री से क्या आया है? ज्योग्राफी से आया है। यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी ज्योग्राफी से ये ऊपर वाला 92, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज ऑफ जो वाज रिसेंटली अवार्डेड पद्मश्री फॉर हिज हार्ड वर्क, है ना। ये क्वेश्चन आए हैं। और ठीक है, देखो उम्मीद है आपने अच्छा ही किया होगा। ये देखो हिस्ट्री से ये क्वेश्चन आए हैं, लेकिन ये इंडियन हिस्ट्री से आए हैं। तो मैंने जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री पर मैराथन डाला था।